क्या 50 सालों से बनाई हुई अपनी लेगेसी, क्रेज और ऑब्सेशन को सिर्फ 5 सालों में डिस्ट्रॉय करा जा सकता है? लॉजिक तो कहता है नहीं, पर बॉलीवुड ने ये करके दिखाया है। मेरे को बॉलीवुड से स्पेशली कोई होप है नहीं। बॉलीवुड इज डाइंग क्योंकि फ्रेश कंटेंट तो आता नहीं है, कुछ चीजें इधर उधर से रीमेक करके चिपका रहे हैं। साल 2022 बॉलीवुड के इतिहास के सबसे खराब सालों में से एक था, जहां पूरे साल में सिर्फ 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, 2 फिल्में हिट रही और लगभग 40 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। और उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 2 तो केजीएफ और कंटारा थी, जो प्राइमरीली साउथ इंडिया की सिनेमा है और हिंदी में सिर्फ डब्ड थी। पर बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर की नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में मानो बॉलीवुड ने अपनी पूरी आइडेंटिटी खो दी है। जहां पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स, उनके कैरेक्टर्स तुम्हें आज तक याद है, पर पिछले 2 सालों में मैंने जो लगभग 50-60 बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, उनमें से किसी के भी कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, इंपैक्टफुल स्टोरी लाइन अच्छी खासी तरह से याद नहीं है। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। सनी देओल, जिन्होंने 1990s और 2000s में बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड देखा है, उसका पार्ट भी रहे हैं, वो खुद ये मानते हैं कि आज की फिल्मों के गाने तक तुम्हें कुछ दिन बाद याद नहीं रहते। पहले कैरेक्टर्स में डेप्थ होती थी, स्क्रीन पर दिख रहे उनके इमोशंस के पीछे एक रीजन होता था। पर आज बॉलीवुड की ग्रीड और लैक ऑफ क्रिएटिविटी की वजह से आज के सिनेमा को ऐसे कैरेक्टर्स की कुछ खास जरूरत नहीं है। 2022 को आज 3 साल हो चुके हैं और हाँ, बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की हालत थोड़ी इंप्रूव जरूर हुई है। शाहरुख खान ने बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर डिलीवर करी, रणबीर कपूर की मैसिव सक्सेस विद एनिमल हुई और आमिर खान का तो कमबैक भी हो गया सितारा ज़मीं पर। बॉलीवुड का क्राइसिस इन बॉक्स ऑफिस नंबर्स को चुनिंदा फिल्मों से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बॉलीवुड आज एक फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री बची नहीं है, जहां क्रिएटिव लोग अलग अलग तरह की कहानियां लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो बन चुकी है एक कॉर्पोरेट फैक्ट्री, जिन्हें सिर्फ 2 से 3 तरह की फिल्मों को बनाना आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे पास कुछ फिल्में आई, वायलेंस था उसमें बहुत। मैंने कहा बहुत ज्यादा वायलेंस है, नेसेसरी का है, कोई मतलब नहीं। तो बोले सर ऐसी ही फिल्में चल रही हैं। क्रिएटिविटी मानो डेड हो चुकी है और इसका असर तुम्हें थिएटर बिजनेस पर देखने को मिलता है, जहां आज थिएटर्स लगातार ओटीटी के सामने फाइनेंशियल लॉसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। 50 रुपए के पॉपकॉर्न को 500 रुपए का बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, ताकि वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाए। पर सोचने वाली बात तो यह है कि पिछले 5 सालों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड का डाउनफॉल आ गया? क्या सारे अच्छे फिल्म मेकर्स रातों रात अंडरग्राउंड हो गए, या फिर इंडस्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्योंकि एक्टर्स तो आज फिर भी वही हैं जो 10 साल पहले तक सुपरहिट फिल्में डिलीवर कर रहे थे। तनु वेड्स मनु, दंगल, टॉयलेट एक प्रेम कथा और सुपर 30 जैसी मीनिंगफुल फिल्में बना रहे थे, जो एक वाइडर ऑडियंस को अपील करते थे। अवार्ड विनिंग फिल्में बनती थी, बॉक्स ऑफिस पर 200, 400, 600 करोड़ रुपए कमाती थी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्या बॉलीवुड को जो आज हेट मिलता है वो वैलिड भी है या नहीं? उसे बॉलीवुड डिजर्व करता भी है या नहीं? क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाए, ये जानकर कि बॉलीवुड को तो कंट्रोल ही शायद कोई और कर रहा है, जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, ना तुमने उन लोगों को कभी देखा है। अगर सच में बॉलीवुड का ये डाउनफॉल रियल है, अगर सच में बॉलीवुड ने अपनी 50 साल की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो डज दिस मीन दैट दिस इज द एंड ऑफ बॉलीवुड? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में बॉलीवुड के पास कमबैक करने का सिर्फ एक मौका, और वैसे लोग भी हैं जो वो कमबैक करा सकते हैं एक बार फिर। मानो हर फिल्म के लिए लोगों को थिएटर में लाने की काबिलियत रख सकते हैं, नेपोटिज्म पर चल रही नेवर एंडिंग डिबेट को खत्म कर सकते हैं। पर शायद सिर्फ तब जब बॉलीवुड को कंट्रोल करने वाले लोग उन्हें ऐसा करने दें। पर बॉलीवुड का कमबैक प्लान आने से पहले यह समझना जरूरी है कि बॉलीवुड आखिर सिचुएशन में आया क्या, जहां उसका इंडियन सिनेमा में मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है। 2023 के मुकाबले 2024 में हिंदी फिल्मों का कलेक्शन 37% से गिर गया है। एंड बॉलीवुड के इस अनबिलीवेबल से लगने वाले डाउनफॉल के पीछे 4 रीजन, जिन्हें ना तो बॉलीवुड ने कभी एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट किया था, और जिनके लिए ना ही कभी प्रिपेयर किया था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अपनी डाउनफॉल के पीछे बहुत हद तक बॉलीवुड की गलती भी नहीं है। एंड जब मैं इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को जो हेट मिलता है, जो क्रिटिसिज्म मिलता है, वो वैलिड भी नहीं है। एंड मैं यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, नेपोटिज्म को, बुरी फिल्मों को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये बात तुम्हें वीडियो खत्म करते करते बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसके लिए समझना जरूरी है बॉलीवुड की फिल्मों की लगातार गिरती क्वालिटी, क्रिएटिविटी और गिरती हुई सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बॉलीवुड।
22 सितंबर 2020 को मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया और बैंडेड क्वीन जैसी मूवीज डायरेक्ट करी हैं, वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो लिखते हैं, 25 साल पहले मणि रत्नम, राम गोपाल वर्मा और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देंगे, और आज हमारी वो प्रेडिक्शन सही होती दिख रही है। एंड बॉलीवुड में आज फिल्में बनाना 1990s और 2000 से कंपैरिजन में बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब फिल्म की कहानी, उसके कास्टिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग पर सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ओपिनियन नहीं होता है। शायद बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में बैठे 25-26 साल के MBAs डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म मार्केटेबल है और कौन सी नहीं। और फिल्मों को मार्केटेबल बनाने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर बताते हैं कि पहले भी ड्राई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स डाल के, फाइट सीक्वेंसेस डालकर उन्हें मसाला फिल्म बनाने की कोशिश होती थी, ताकि टियर 2 और टियर 3 की ऑडियंसेस को थिएटर में लाया जा सके। पर जब से फिल्मों में कॉर्पोरेट कल्चर आया, यही 25-26 साल के MBA ग्रेजुएट्स का एक ग्रुप फिल्मों को असेस करता है, स्क्रिप्ट में चेंजेस करता है, एक छोटी ऑडियंस के सामने फिल्म को टेस्ट करता है और एक रेटिंग देता है कि फिल्म के चलने के कितने चांसेस हैं, जिसके बेसिस पर फिल्मों को या तो OTT प्लेटफॉर्म खरीदते हैं या उन्हें थिएटर पर रिलीज करा जाता है। मर्डर, बर्फी और लूडो जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले अनुराग बासु बताते हैं कि अब पहले फिल्म के डायरेक्टर, उसके लीड एक्टर्स का रिसेंट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी अगली फिल्म को जज किया जाता है, जिसकी वजह से फिल्म मेकिंग बस एक बिजनेस बनकर रह गया है और क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन और स्टोरी टेलिंग का स्कोप खत्म हो चुका है। इसीलिए तुम्हें पिछले 5 सालों में बॉलीवुड फिल्में 3 या 4 तरह की दिखी। एक फिक्स टेम्पलेट जो कि रीसेंट बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री को देखकर डिसाइड किया जाता है, जहां फिल्म में भर के एक्शन होगा, न्यूडिटी होगी, ऐसे गाने होंगे जिनकी हुक लाइन 60 सेकंड के अंदर आ जाए, ताकि फिल्म रिलीज होने से पहले वो इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल हो सके। और बॉलीवुड के इस फिक्स टेम्पलेट का एक स्टेपल है फिल्म में किसी बड़े स्टार का होना। शाहरुख, अक्षय, सलमान, ऋतिक और टाइगर श्रॉफ जैसे मासी सुपरस्टार जब तक फिल्म में नहीं होंगे तो फिल्म का चलना भी मुश्किल है, और अपनी हाई डिमांड्स का आइडिया तो शायद इन स्टार्स को भी है। इसीलिए फिल्म के आधे से ज्यादा बजट इन स्टार्स की फीस में चला जाता है, जो एक और बड़ा रीजन है फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ना चलने का। 2024 में आई फिल्म खेल खेल में के लिए अक्षय कुमार ने 60 रुपए चार्ज किए थे, जिसने एक मीडियम बजट फिल्म जिसके ज्यादातर सीन एक होटल के अंदर ही शूट हुए हैं, उसके बजट को 100 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया। और यही रीजन था कि 40 करोड़ के कलेक्शन के बावजूद फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई। एंड ये कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से ही है कि फिल्में लाइक हौसला का घोंसला, तनु वेड्स मनु, नीरजा, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में पहले तो बनाना, और अगर बन गई तो उन्हें इनफ स्क्रीन्स दिलवाना, हिट करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड जब तक कॉर्पोरेट्स का ये फॉर्मूला चलता है तब तक तो बात बहुत बढ़िया है, पर जब इन कॉर्पोरेट्स को भी दिख रहा है कि उनकी फिक्स टेम्पलेट वाली फिल्में जिनमें एक सुपरस्टार है, लंबे लंबे एक्शन सीन्स हैं, कोई मीनिंगफुल स्टोरी लाइन नहीं है और फिर भी वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं, क्रिटिक्स और ऑडियंसेस का विश्वास उनके ऊपर से उठ रहा है, तो फिर क्यों प्री पैंडेमिक जैसी फिल्में बनाना आज उनके लिए भी एक मुश्किल साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड की इस फेलियर वाली इक्वेशन में सिर्फ फिल्में बनाने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिल्में देखने वालों का भी उतना ही बड़ा योगदान है, which takes us to the second reason of the downfall of Bollywood, the curse of the internet. सिर्फ 15 साल पहले तक एक फिल्म का कंपटीशन बॉक्स ऑफिस पर आई किसी दूसरी फिल्म से ही होता था। ऑलमोस्ट हर वीकेंड एक थिएटर जाने वाली ऑडियंस पर 2 या 2 से ज्यादा 3 फिल्मों के ऑप्शन होते थे। अब यहाँ ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि लोग फिल्में देखने थिएटर में जाते ही क्यों। एंड आई नो कि इस सवाल के बहुत अलग अलग जवाब हो सकते हैं, जैसे लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार को बड़ी स्क्रीन पर देखने जाते हैं, कुछ लोग क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए थिएटर पर जाते हैं, और शायद एक छोटी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है जो थिएटर में सिनेमा को, आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए टिकट खरीद कर थिएटर जाती है। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है, ये तो फ्रेंच सिनेमा है। पर थिएटर में फिल्में देखने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर जाता है। शायद अपनी 9 से 5 वाली कॉर्पोरेट जॉब में पूरे हफ्ते स्ट्रगल करने के बाद 3 घंटे की फिल्म को एंजॉय करने, अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाकर एक नई दुनिया एंटर करने के लिए थिएटर जाता है। एंड ये बात आज से 10-15 साल पहले तक बॉलीवुड के इतिहास में लगभग 50-60 सालों तक एकदम सच थी। पर आज उस मेजर चंक ऑफ ऑडियंस जो एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर जाती थी, उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए ना जाने कितने तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। कि एक मीडियोकर फिल्म जो एक फिक्स टेम्पलेट पर बनी है, जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, अब ऐसी फिल्मों को देखने के लिए भला कोई भी सेंसिबल इंसान अपना टाइम और अपने पैसे क्यों देना चाहेगा, जब उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए ना जाने कितने ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, अपने घर के कंफर्ट के अंदर। एंड सबको पता है कि 2020 के पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में शॉर्ट फॉर्म कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ी है, बट इस हद तक कि आज एक एवरेज इंडियन लगभग 4.5 घंटे अपने स्मार्टफोन पर स्पेंड करता है, जिसका एक मेजर पार्ट स्क्रॉल
स्क्रोलिंग थ्रू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो एक क्लिक पर अवेलेबल है, फ्री है, अनलिमिटेड है और एक बहुत बड़ा रीजन है ऑडियंस के गिरते अटेंशन स्पैन का। पर ये बॉलीवुड की मीडियोकर फिल्मों के फ्लॉप होने का एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि इसी समय पर बाहर की फिल्मों ने, हॉलीवुड की फिल्मों ने इंडिया में एक बहुत सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस रन देखा है। 2023 में रिलीज हुई ओपेनहाइमर इंडिया में 150 करोड़ का बिजनेस करती है, मुफासा द लायन किंग 100 करोड़ का, मिशन इम्पॉसिबल के 2 पार्ट टोटल 230 करोड़ का बिजनेस करते हैं और इसी साल रिलीज हुई F1 भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्रॉस करती है। अब ऐसी फिल्मों के सामने तुम बड़े मियां छोटे मियां टाइप की एक्शन फिल्म देखने थिएटर क्यों ही जाओगे? और एक समय था जब साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड फिल्मों के रीमेक्स बनाकर अपना करियर चलाते थे। सुपरस्टार रजनीकांत ने 1970s और 80s में ही अमर अकबर एंथनी, खून पसीना और डॉन जैसी बॉलीवुड फिल्मों के तमिल रीमेक्स बनाकर अपने करियर को हिट कराया था। पर आज उसी बॉलीवुड में क्रिएटिविटी का स्कोप इस हद तक खत्म हो चुका है कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के रीमेक्स बनाना ही एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने का टेम्पलेट पूरे 2010s में चला था। ऊपर से पिछले 6 से 7 सालों में ऑडियंस इतनी ज्यादा कंटेंट से एक्सपोज हुई है कि वो पूरे कंटेंट के 100 साल के इतिहास में, सिनेमा के 100 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आज उस ऑडियंस का टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उसको प्रेडिक्ट करना, उसको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर पेस जिससे ये एवोल्यूशन हो रहा है। पर फंडामेंटल ह्यूमन इमोशंस तो आज भी सेम है, उन्हें ट्रिगर करने का तरीका भले ही बदल गया। एंड बॉलीवुड के इस फेलियर का स्केपगोट फिल्म के प्रोड्यूसर्स, कॉर्पोरेट्स या फिर ऑडियंसेस को बनाना पूरी तरह से लाजमी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो चीज सिनेमा के लिए सबसे क्रूशियल थी और जो चीज सबसे ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुई है वो है द फेल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ मूवी थिएटर्स। मैं तुम्हें 2 सिनेरियो सुनाता हूं। पहले सिनेरियो में तुम पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद या कॉलेज में टाइम स्पेंड करने के बाद घर जाते हो, तुम्हारा मन कर रहा है थोड़ा एंटरटेन होने का, तो तुम इस हफ्ते की लेटेस्ट हॉलीवुड रिलीज मिशन इम्पॉसिबल देखने पीवीआर जैसे किसी मल्टीप्लेक्स जाते हो। इस मूवी का तुम्हें ना जाने कितने हफ्तों महीनों से इंतजार था, इसलिए यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एक्सपीरियंस। पर द मोमेंट तुम टिकट बुक करने का सोचते हो, तुम्हें वो प्लान कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि फिल्म की बड़ी स्क्रीन पर अच्छी सीट की कॉस्ट 2100 रुपए है। मल्टीप्लेक्स के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक 390 रुपए की है। 50 से 100 रुपए के पॉपकॉर्न टब की कॉस्ट 500 रुपए है, जिसका टोटल बनता है कुछ 3000 रुपए। पर दूसरे सिनेरियो में अगर तुम्हें किसी ओटीटी का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो कुछ 15 से 2000 रुपए है पूरे साल का, जहां तुम अपनी पूरी फैमिली या दोस्तों के साथ वो मूवीज एंजॉय कर सकते हो अपने घर पर बैठे हुए। और इसी सब्सक्रिप्शन में तुम्हें हजारों और मूवीज और टीवी शोज मिल जाते हैं जो तुम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कितनी भी बार कभी भी स्ट्रीम कर सकते हो। एंड ये कोई मनगढ़ंत सिनेरियो नहीं है। आज की मॉडर्न अर्बन मेट्रो सिटीज में एक आम इंसान के लिए थिएटर जाना एक लग्जरी एक्सपीरियंस से कम नहीं है। जहां पहले थिएटर जाना एक फन फैमिली एक्टिविटी होती थी, उस सिनेरियो में आज अगर एक आदमी का थिएटर जाना 3000 रुपए का खर्चा है तो पूरी फैमिली के लिए वो 10 से 12 हजार रुपए की एक आउटिंग है। कई बार तो लोग पहले फ्लॉप हुई फिल्मों को भी एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर देखने चला जाया करते थे। आज वो पॉसिबल नहीं है। एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर एक बड़ी फिल्म को थिएटर जाना एक लाइफ का बड़ा डिसीजन है। मल्टीप्लेक्सेस आने से देश के अंदर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स लगातार बंद होते जा रहे हैं। सिनेमाटोग्राफर हेमंत चतुर्वेदी की रिसर्च के अकॉर्डिंग 1990s में इंडिया में 25,000 सिंगल स्क्रीन्स थे। वो सिंगल स्क्रीन्स आज 25,000 से गिरकर सिर्फ 6 से 7,000 बची हैं। और सुनने में तुम्हें शायद ये लग रहा हो कि इसका नुकसान तो थिएटर्स को हो रहा है क्योंकि लोग थिएटर में मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, ऑडियंसेस को हो रहा है क्योंकि उनका थिएटर जाने का एक्सपीरियंस एक अनअप्रोचेबल या अनअचीवेबल लाइफस्टाइल बनकर रह गया है। पर इस थिएटर बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है स्मॉल एंड मीडियम बजट की बॉलीवुड फिल्मों को, जो एक समय पर हिंदी सिनेमा की जान हुआ करती थी, which has led to the death of good cinema. 2023 बॉलीवुड का रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से उसके पूरे इतिहास का बेस्ट फाइनेंशियल ईयर था, जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस ने 12,226 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। अब ये नंबर सुनने में जितना बड़ा लग रहा है उससे शायद तुम्हें लग रहा हो कि अच्छी फिल्में बने या ना बने, पर बॉलीवुड के बिजनेस ने तो कमबैक किया है। पर ये 12,226 करोड़ की कमाई में 40% शेयर तो सिर्फ 10 फिल्मों का है, जिसमें जवान वॉज द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म विद 734 करोड़ रुपए। इसका मतलब तुम ये समझ सकते हो कि बॉलीवुड की थिएट्रिकल रिलीजेस के साथ एक ट्रेंड बन चुका है, या तो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट बनेगी या बुरी तरह फ्लॉप होगी। एंड इसीलिए आज बॉलीवुड में लो या मीडियम बजट फिल्में बनाना बहुत मुश्किल बन चुका है। ऐसी फिल्में जो 15 से 50 करोड़ के बजट पर बनती थी, जिनमें कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं होता, पर होती है एक अच्छी कहानी, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और ग्रेट एक्टिंग। जैसे 2006 में यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने 3.75 करोड़ के बजट में खोसला का घोसला फिल्म बनाई, और भले ही एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, पर 4.5 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ यूटीवी के लिए एक
सक्सेसफुल वेंचर बन गए। और कोविड से पहले बहुत सारे OTT प्लेयर्स अपनी लाइब्रेरीज को भरने के लिए इन स्मॉल एंड मीडियम बजट फिल्मों के राइट्स धड़ल्ले से खरीद रहे, व्हिच वाज अ बिग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिल्म मेकर्स जो ऐसी फिल्में बना रहे थे। पर पैंडेमिक के बाद जब इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट्स मांगने शुरू किए तो OTT प्लेटफॉर्म्स भी अब अपनी फिल्मों की चॉइसेस को लेकर पिकी बन रहे थे। अलेजेडली जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम तीनों प्लेटफॉर्म्स ही प्री पैंडेमिक टाइम्स के कंपैरिजन में अब कम बॉलीवुड फिल्मों के राइट्स खरीद रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, मीडियम बजट फिल्मों को तो बिट्रेयल सैटेलाइट राइट से भी मिला है, जो पहले एक फिल्म की 70 to 75% कॉस्ट को रिकवर करने में हेल्प करता था, आज वो नंबर 30% से गिरकर सिर्फ 40 to 45% रह गया है। और अगर फाइनेंसेस की चिंता करे बिना एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक स्मॉल या मीडियम बजट की फिल्म बनाता भी है जिसमें एक्टर्स हो ना कि सुपरस्टार, एक स्टोरी लाइन हो, ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव सर्व करने की काबिलियत हो, तो उसे आज थिएटर्स में स्क्रीन ही नहीं मिलती। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन के लिए एक तो आज सिर्फ 10,000 स्क्रीन अवेलेबल है, जिसमें से ज्यादातर स्क्रीन उस फिल्म को मिलती है जो किसी या तो बड़े डायरेक्टर या किसी बड़े स्टार की फिल्म। जैसे 2024 में दिबाकर बैनर्जी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा 2 को लिमिटेड स्क्रीन ही मिल पाई, क्योंकि पिछले हफ्ते रिलीज हुई एक बिग बजट फिल्म ने ज्यादातर स्क्रीन पहले से ही बुक की हुई थी और वो खुद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसलिए LSD 2 पहले दिन सिर्फ 15 लाख का बिजनेस कर पाया। यही कारण है कि जब बॉलीवुड अगर अच्छी फिल्में बनाता भी है तो वो थिएटर्स के कारण ऑडियंसेस तक पहुंच ही नहीं पाती। या आप रहती हैं ओल्ड दिल्ली में और मेरी फिल्म चाणक्यपुरी में लगी हुई है, आप थोड़ा ना देखने जाएंगी, मैं भी खुद न देखने जाऊँ। मेरी फिल्म जब चारों तरफ लगेगी तब आप देखने जाएंगे। हमें आज तक उतनी स्क्रीनिंग मिली ही नहीं, हमारी फिल्में 200-300 पे खत्म हो जाती हैं। और ज्यादातर फिल्म मेकर्स तो आजकल इन फिल्मों को बनाने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ उस घिसे पेटे टेम्पलेट को जिसकी बात हमने शुरुआत में करी उसे रिपीट करते हैं। एंड ये तो वो 4 कारण थे जिसकी वजह से बॉलीवुड ने 50 सालों की लेगेसी को सिर्फ 5 साल में डिस्ट्रॉय लगभग कर दिया। पर क्या इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड का फ्यूचर अब खराब है, वो रिकवर कर ही नहीं सकते? एक डिस्कशन जो सोशल मीडिया पर मानो पिछले 3 सालों से चल ही रहा है, क्या बॉलीवुड सच में खत्म होने वाला है? आई नो तुम्हें शायद ये नैरेटिव अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर दिया गया है कि बॉलीवुड अब अच्छी फिल्में नहीं बनाता है, बॉलीवुड खत्म हो चुका है और बॉलीवुड से खराब कोई फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। बट ऑनेस्टली ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में इतना कुछ गलत करने के बावजूद बॉलीवुड ने हमें कुछ मेमोरेबल फिल्में दी हैं। जैसे 2023 में आई विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल, व्हिच वाज बेस्ड ऑन मनोज कुमार शर्मा, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और स्ट्रगल से लड़कर IPS ऑफिसर बनने का अपने सपने को पूरा करता है। उसी साल रिलीज होती है मनोज बाजपेयी की फिल्म बंदा, एक कोर्ट रूम ड्रामा बेस्ड ऑन द ट्रायल ऑफ आसाराम बापू फॉर द रेप ऑफ अ माइनर। आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव ने प्रोड्यूस करी लापता लेडीज, जो शायद पिछले 5 साल की सबसे इंपैक्टफुल फिल्मों में से एक है, बिकॉज इट शोड द इग्नोर्ड हार्डशिप ऑफ द स्मॉल टाउन वुमेन। या फिर आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी, रणबीर कपूर स्टारर संदीप रेड्डी वांगा की कंट्रोवर्शियल एक्शन फिल्म एनिमल, 2021 में रिलीज हुई कृति सनों की फिल्म मिमी। एंड इन सारी फिल्मों की बात करना सिर्फ इससे जरूरी नहीं है क्योंकि ये पिछले 5 सालों में बॉलीवुड में आई है। पिछले 5 सालों में बॉलीवुड की इस डूबती हुई नैया को बचाने की कोशिश करी, ऑडियंसेस का ट्रस्ट बॉलीवुड पर बनाए रखा, बट ऑल्सो इसीलिए क्योंकि इन फिल्मों में तुम्हें बॉलीवुड के बारे में एक ऐसी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगी जो शायद हिंदी सिनेमा के DNA 50 साल के DNA से बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड दैट इज द एब्सेंस ऑफ वर्शिपिंग सुपरस्टार। 2023 में शाहरुख खान ने 3 ब्लॉकबस्टर जरूर दी, आमिर खान ने सितारे ज़मीं पर से एक माइनर कमबैक जरूर किया, पर द वे द फिल्म्स ऑफ दीस 3 मेन सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड हैव परफॉर्म्ड इन द लास्ट 5 to 7 years, उसे एक बात क्लियर कि इंडियन ऑडियंस शायद पहली बार अपने सुपरस्टार वर्शिप कल्चर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जीरो के फेलियर के बाद शाहरुख खान को 4 साल का ब्रेक लेना पड़ा ताकि वो समझ सके कि ऑडियंसेस को उनसे क्या चाहिए। सलमान खान ने तो शायद पहली बार अपने करियर में 5 साल के ड्यूरेशन में एक भी सुपर हिट फिल्म डिलीवर नहीं करी है जो उनके फैंस के लिए मेमोरेबल रही हो, इवन आफ्टर हैविंग अ डाई हार्ड फैन फॉलोइंग, इवन आफ्टर डिलीवरिंग गुड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। जैसे 2021 में आई फिल्म अंतिम, फ्लॉप, 2023 की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, फ्लॉप, या फिर 2025 में सिकंदर, एक और फ्लॉप। इनफैक्ट सिकंदर तो 2010 के बाद सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई है, और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की तो फिल्म चॉइसेस ही पिछले 5 सालों में क्वेश्चनेबल बन गई हैं। बट द ऑब्जर्वेशन इज कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑडियंसेस उनकी फिल्मों को सेव करने के लिए थिएटर में नहीं गई। आई नो इसके पीछे बॉयकॉट बॉलीवुड का जो मूवमेंट हुआ था उसका भी शायद बहुत बड़ा हाथ है, बट तुम ये फैक्ट भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली मीडियोकर फिल्में थी, मसाला एंटरटेनर्स जिनमें ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन था ना कोई खास स्टोरी थी, जिनको बनाया गया था जस्ट टू केटर टू द फैंस ऑफ अ सुपरस्टार। और बॉक्स ऑफिस पर यही हाल अक्षय कुमार का भी रहा है। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, सेल्फी, मिशन रानीगंज, बड़े मियां छोटे मियां, सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप। और सुनने में हाँ तुम्हें
तुम्हें शायद ये इंडस्ट्री का डाउनफॉल लगे, बट दिस इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू बॉलीवुड। क्योंकि सुपरस्टार्स की बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने का मतलब ये है कि ऑडियंसेस को पिछले 10-15 सालों से चलती आ रही टेम्पलेट वाली फिल्मों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड उन्होंने ये बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बॉलीवुड के अंदर एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर दी है, द कॉन्वर्सेशन टू रिवाइव गुड सिनेमा। द की डिफरेंस बीइंग कि ऑडियंस को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो रिवाइवल थिएटर पर है या ओटीटी पर। राघव जुयाल, ईशान खट्टर, गुलशन देवैया, विक्रांत मैसी, कोटा फैक्ट्री के फेम वाले जीतू भैया, जयदीप अलावत, विजय वर्मा, ये वो मॉडर्न डे एक्टर्स हैं जिनका अल्टीमेट गोल शायद स्टारडम नहीं है, क्योंकि वो उनकी फिल्म चॉइसेस और उनके एक्शन में दिखता भी नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड के एक्चुअल सुपरस्टार्स की फिल्में फ्लॉप होने से एक बड़ा शिफ्ट जो ऑडियंस को देखने को मिला है वो राइज ऑफ एक्टिंग फर्स्ट स्टार्स का है। वो फ्यूचर सुपरस्टार जो सिर्फ लार्जर देन लाइफ फिल्में नहीं करते, जिनके सिर्फ नाम पर टिकटें नहीं मिलती बल्कि उनके काम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से टिकटें बिकती हैं। वो वेव ऑफ एक्टर जिन्होंने कुछ हद तक शायद नेपोटिज्म की डिबेट को भी रिलेवेंट कर दिया है, जो 2020, 22, 23 तक अपने पीक पर थी। क्योंकि इन माय ओपिनियन एक स्टार किड होना, नेपोटिज्म का फायदा उठाना आज एक एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज बन चुका है। क्योंकि एज अ स्टार किड यू आर ऑलवेज जज्ड मोर एंड मोर ब्रूटली बाय द ऑडियंस। नेपोटिज्म के अगेंस्ट एसएसआर की डेथ के बाद ऑडियंसेस में जो हेट था उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद ये हुए कि अब लोगों ने स्टार किड्स को स्टारडम गिफ्ट करना बंद कर। इनफैक्ट अर्जुन कपूर की रीसेंट ट्रोलिंग ऑन द इंटरनेट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ नेपोट किड्स आर जज्ड मोर हार्शली ऑन द इंटरनेट, जिससे मिलता है एक एडेड बर्डन जो सोशल मीडिया से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड ये कारण भी है कि आई एम वेरी बुलिश ऑन बॉलीवुड इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। बॉलीवुड में अचानक से भले ही सब कुछ ठीक ना हो, कॉर्पोरेशंस तो आगे अगले 5 सालों में भी एग्जिस्ट करेंगी, मीडियोकर फिल्म्स तो अब भी बनेंगी, पर पिछले 5 सालों में ऑडियंसेस, फिल्में देखने वाले लोगों के ब्रूटल फीडबैक से बॉलीवुड ने शायद कुछ तो सीखा है। आज की डेट में पीआर, पापराजी सीक्रेट्स, फेक मार्केटिंग, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत अच्छे से ऑडियंस के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। पर शायद उन एक्टर्स के लिए स्टारडम ऑडियंसेस का प्यार पाने का एक नया तरीका भी खोल दिया है जो सच में जेन्युइन है। उनके लिए फैंस के दिल में जगह बनाना शायद आसान हो चुका है जो 5 साल पहले पॉसिबल नहीं था। बॉलीवुड को एक बार फिर से स्टोरी ड्रिवन सिनेमा की तरफ चलने पर मजबूर कर दिया है। फिल्म्स लाइक लापता लेडीज, 12th फेल, स्त्री एंड द रिसेंटली रिलीज सैयारा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, ये साइंस है कि बॉलीवुड इज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग बैक टुवर्ड्स द कोर वैल्यूज जिन्होंने ऑडियंसेस के मन में बॉलीवुड मूवीज के लिए प्यार जगाया था। एंड बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड सैयारा तो ग्रेट एग्जांपल्स भी हैं कि हाउ ऑडियंसेस डू नॉट नेसेसरीली हेट नेपोटिज्म। प्रूव कर दिया है कि नेपोटिज्म तो शायद कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम थी उनकी खराब एक्टिंग, खराब फिल्मों की चॉइसेस, लगातार नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी उनको मिलने वाले मल्टीपल चांसेस। एंड बॉलीवुड से मेरी हाई होप्स इसीलिए भी है क्योंकि पिछले 5 सालों के ऑडियंस के रिस्पांस के बाद, उनकी फिल्म प्रेफरेंसेस को समझने के बाद, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस भी होम बाउंड जैसी फिल्मों को बनाने के लिए मजबूर हो गई। हाँ, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भले ही नहीं चली, बट इट डेफिनेटली इज अ रे ऑफ होप क्योंकि उसकी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ये तो सिग्नल करती है कि बॉलीवुड अभी अपनी इवॉल्विंग फेज में है। जहां पैन इंडिया फिल्म्स बॉलीवुड को वो कंपटीशन दे रही हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो कंपटीशन जो उसे अपनी आइडेंटिटी को इवॉल्व करने पर मजबूर करेगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इंडिया के बाहर पूरी दुनिया के लिए बॉलीवुड अब सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं है, जो केस 15 साल पहले तक था। क्योंकि फिल्में लाइक बाहुबली, कंतारा, आरआरआर, केजीएफ जैसी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा को जो ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया है वो पिछले 10 सालों में बॉलीवुड के कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है। बॉलीवुड को ये रीइन्वेंट करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि इंडियन सिनेमा के पूरे सीन में उनकी पोजीशनिंग क्या है, वो कहां फिट बैठते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि टैलेंटेड लोगों की, टैलेंटेड फिल्में बनाने वालों की कमी पूरे इंडिया में नहीं है। एंड बॉलीवुड को अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा हो गया तो हम अगले 5 सालों में बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक अपनी आंखों के सामने विटनेस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। तुम यहां तक आए हो तो YouTube एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इनफैक्ट यहां पर पूरी और एक प्लेलिस्ट ऐसे डीप डाइव्स ऑन इंडियन पॉप कल्चर जो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।